नमस्कार, स्वागत है आपका राज्यसभा टीवी में। आपके साथ मैं हूं अभिलाषा पाठक। आज बुलेटिन में आपको बताएंगे कि भारत चीन सीमा पर गतिरोध को खत्म करने के लिए आज एक बार फिर दोनों देशों के सैन्य कमांडरों के बीच उच्च स्तरीय वार्ता हुई है। इधर देश में स्कूली छात्रों के लिए डिजिटल शिक्षा के दौरान तनाव से निपटने के लिए सरकार ने दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने आज इस बारे में जानकारी दी है। ये खबर आपको विस्तार से बताएंगे। साथ ही नजर हमारी रहेगी राजस्थान पर, जहां सचिन पायलट को उप मुख्यमंत्री पद से हटा दिया गया है और क्या कुछ सियासी हलचल है राजस्थान में, उस पर नजर डालेंगे। वहीं पश्चिम बंगाल में बीजेपी विधायक देवेंद्र नाथ रॉय की संदिग्ध मौत के मामले में बीजेपी का एक प्रतिनिधिमंडल पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के नेतृत्व में महामहिम राष्ट्रपति से आज मिला और उन्होंने मुलाकात की। साथ ही हम जानेंगे कि कोविड-19 को लेकर देश और दुनिया में क्या स्थिति है। तो आइए शुरुआत करते हैं अहम खबर के साथ। देश में लगातार तीसरे दिन 28,000 से अधिक कोरोना के मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही कुल मामलों की संख्या 9 लाख के पार पहुंच गई है। इस वायरस से देश में 23,500 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। लेकिन राहत की बात यह है कि 5,71,000 से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। इसके चलते रिकवरी रेट 63% के ऊपर जा चुका है। पिछले 24 घंटे में 28,498 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 553 लोगों की मौत हुई है। देश में कोरोना वायरस के कुल मामलों की संख्या बढ़कर 9,06,752 हो गई है। वहीं इस महामारी से अब तक 23,727 लोगों की जान भी जा चुकी है। कुल संक्रमण के मामलों में से 63.02% ठीक हो चुके हैं। आंकड़ों के अनुसार देश में अभी तक कोविड-19 के 5,71,459 मरीज ठीक हो चुके हैं। पिछले 24 घंटे में करीब 18,000 लोग ठीक हुए हैं। वहीं 3,11,000 से ज्यादा एक्टिव मामले हैं। ICMR के अनुसार अब तक 1,20,92,503 लोगों की कोविड-19 की जांच की गई है, जिनमें से पिछले 24 घंटे में 2,86,247 लोगों की जांच की गई। इस बीच देश में कोरोना की जांच के लिए लैब की संख्या बढ़कर 1,206 हो गई है। देश में आज कोरोना के मामलों की संख्या 9 लाख के पार हो गई है। इसमें 166 दिन का समय लगा है। देश में जनवरी के आखिर में कोरोना का पहला मामला सामने आया था। इसके बाद 110 दिन में 19 मई को कोरोना के केस 1 लाख हो गए। इसके 25 दिन बाद 13 जून को मामले 3 लाख हो गए। 6 लाख मामले पहुंचने में 19 दिन का समय लगा। 12 दिन बाद कोरोना के मामले 9 लाख के पार पहुंच गए। देश में 1 लाख केस होने पर रिकवरी रेट 38% से ज्यादा था और जो 9 लाख पहुंचते पहुंचते 63% से ज्यादा हो गया। वहीं इस दौरान ग्रोथ रेट में गिरावट दर्ज की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। देश के कई राज्यों में कोरोना के मामले तेजी से बढ़े हैं, लेकिन रिकवरी रेट बढ़ने से कई राज्यों में कोरोना के सक्रिय केस में कमी दर्ज की गई है। पिछले 2 हफ्ते में दिल्ली, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश सक्रिय मामलों में यहां कमी देखने को मिली है। वहीं महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु में कोरोना के सक्रिय केस सबसे ज्यादा बढ़े हैं। राजधानी दिल्ली में भले ही कोरोना के मामले 1 लाख से ज्यादा हो गए हों, लेकिन 15 दिनों में सक्रिय केस में कमी आई है। 2 हफ्ते पहले जहां 26,000 से ज्यादा सक्रिय केस थे, जो घटकर 19,000 के पास आ गए। लद्दाख और हिमाचल प्रदेश में भी सक्रिय केस में कमी दर्ज की गई है। पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर और मिजोरम में भी संक्रमितों के ठीक होने से एक्टिव मामले में कमी आई है। पिछले 2 हफ्ते के आंकड़ों पर नजर डालें तो महाराष्ट्र में कोरोना के सक्रिय केस सबसे ज्यादा बढ़े हैं। कोरोना के एक्टिव मामलों में 32,000 से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है। इसके बाद कर्नाटक का नंबर है, जहां सक्रिय केस की संख्या 6,000 से बढ़कर 24,000 से ज्यादा हो गई है। तमिलनाडु में पिछले 2 हफ्ते में कोरोना के 10,000 से ज्यादा कोरोना के एक्टिव मामले बढ़े हैं। इसके बाद आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश में, जहां पिछले 14 दिनों में 6,000 से ज्यादा सक्रिय केस सामने आए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। केंद्र सरकार के साथ राज्यों में कोरोना से निपटने के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं। कर्नाटक, तमिलनाडु और बिहार में कोरोना के मामलों के मद्देनजर सख्ती बढ़ाई गई है। कर्नाटक सरकार ने राज्य में कोविड-19 के मामलों में तेजी को देखते हुए आज शाम से 22 जुलाई की सुबह तक कई जिलों में लॉकडाउन लागू किया। बेंगलुरु के शहरी और ग्रामीण जिलों, धारवाड़ और दक्षिण कन्नड़ जिलों में लॉकडाउन लगाया गया है।
तमिलनाडु सरकार ने राज्य में सार्वजनिक बस सेवाओं का संचालन 31 जुलाई तक बंद कर दिया है। चेन्नई के अतिरिक्त कई जिलों में कोविड-19 संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए पंजाब सरकार ने सार्वजनिक जमावड़े को पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया है। इसके साथ ही सार्वजनिक कार्यक्रम में 5 लोगों के इकट्ठा होने और शादी और दूसरे कार्यक्रमों में मौजूदा 50 के बजाय 30 लोगों के शामिल होने की ही अनुमति दी गई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज दिल्ली के दूसरे प्लाज्मा बैंक का उद्घाटन किया। ये बैंक लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल में बनाया गया है। बिहार में एम्स पटना ने 10 लोगों पर कोरोना वायरस वैक्सीन का मानव परीक्षण शुरू किया है। 14 दिन के बाद उन्हें दूसरी खुराक दी जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने वैक्सीन पर जानकारी साझा करते हुए कहा कि भारत की 2 कंपनियां वैक्सीन विकसित करने में आगे चल रही हैं। ICMR ने कहा कि भारत को तेजी से वैक्सीन विकसित करने की जरूरत है। भारत में वैक्सीन ट्रायल के लिए 1000 वॉलंटियर्स तैयार किए गए हैं। अमेरिका में उपयोग में लाई जाने वाली दवाओं में 60% दवाएं भारत में बनी हुई हैं। ICMR ने कहा कि दुनिया में उपयोग में आने वाली वैक्सीन का 60% हिस्सा भारत में तैयार होता है। Over and above that, there are 2 Indian indigenous candidate vaccines, and they have undergone successful toxicity studies in rats, in mice, and in rabbits, and these data was submitted to the Drug Controller General of India, following which both these candidate vaccines got clearance to start the early phase human trials early this month. दुनिया में कोरोना महामारी के 1,31,00,000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं, जबकि इससे अब तक 5,73,000 से ज्यादा लोग जान गंवा चुके हैं। बढ़ते मामलों के मद्देनजर विश्व स्वास्थ्य संगठन ने चेतावनी दी है कि आगे हालात और ज्यादा खराब हो सकते हैं। वहीं वैक्सीन को लेकर WHO ने क्या कुछ कहा, देखिए इस रिपोर्ट में। दुनिया में तेजी से कोविड-19 के बढ़ते मामलों को लेकर विश्व स्वास्थ्य संगठन ने चेतावनी दी है कि महामारी को लेकर स्थिति बद से बदतर होती चली जाएगी। संगठन का कहना है कि वायरस जनता का सबसे बड़ा दुश्मन बना हुआ है, लेकिन कई देश अभी भी सही दिशा में काम नहीं कर रहे हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रमुख टेड्रोस एडहेनम घेब्रेयेसस ने कहा कि अगर महामारी के फैलने की तेज गति को कम नहीं किया गया तो निकट भविष्य में दुनिया के लिए सामान्य हालात में वापस लौटना असंभव हो जाएगा। घेब्रेयेसस ने कहा कि खासकर यूरोप और एशिया के कई देशों में महामारी पर काबू पाया गया है, लेकिन कुछ अन्य देशों में संक्रमण गलत दिशा में बढ़ रहा है। कोरोना महामारी के दौर में सभी की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि कब इस बीमारी को मात देने वाली वैक्सीन मिलेगी। इसको लेकर अमेरिका के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एलर्जी एंड इन्फेक्शियस डिसीज के प्रमुख डॉक्टर एंथनी फॉसी ने कहा है कि इस महामारी ने दुनिया को निजात दिलाने वाली वैक्सीन इस साल के आखिर में या अगले साल की शुरुआत में मिल सकती है। कोरोना वायरस का सबसे ज्यादा प्रकोप अमेरिका पर पड़ा है, जहां अभी तक 33,64,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं और 1,35,000 से ज्यादा की मौत हो चुकी है। वहीं दूसरे नंबर पर ब्राजील है। ब्राजील में अब तक 18,84,000 से ज्यादा लोग महामारी की चपेट में आ चुके हैं। साथ ही कोरोना में मरने वालों की संख्या 72,000 को पार कर चुकी है। भारत वैश्विक आंकड़ों के लिहाज से तीसरे नंबर पर आता है। रूस कोरोना महामारी से प्रभावित देशों की सूची में चौथे नंबर पर आता है। रूस में अब तक 7,38,000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। वहीं कोरोना महामारी से मरने वालों का आंकड़ा 11,500 को पार कर चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। स्कूली छात्रों के लिए डिजिटल शिक्षा के दौरान तनाव से निपटने के लिए सरकार ने दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने आज इस बारे में विस्तृत जानकारी दी। छात्रों में मानसिक और शारीरिक तनाव से निपटने समेत अन्य मुद्दों पर मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने स्कूलों के प्रमुखों, शिक्षकों, अभिभावकों, छात्रों के लिए डिजिटल शिक्षा दिशा निर्देश तैयार किए हैं, जिसका नाम प्रज्ञाता रखा गया है। नए दिशा निर्देशों के अनुसार
प्री प्राइमरी के लिए ऑनलाइन क्लास के लिए अवधि 30 मिनट से ज्यादा की नहीं होनी चाहिए। वहीं कक्षा 1 से 8 के लिए एचआरडी मंत्रालय ने 30 से 45 मिनट के 2 ऑनलाइन की सिफारिश की है। कक्षा 9 से 12 तक 30 से 45 मिनट की अवधि के 4 सत्र की सिफारिश की गई है। वहीं मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को घर लौटे प्रवासी श्रमिकों के बच्चों की शिक्षा के बारे में भी दिशा निर्देश जारी किया है। इसमें कहा गया है कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उन बच्चों का डेटाबेस तैयार करना होगा जिन्होंने कोविड-19 महामारी के दौरान पलायन किया है। साथ ही उन्हें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पलायन करने वाले बच्चों के नाम स्कूल के रोल से नहीं हटाए जाएं। राज्य अपने यहां स्कूलों से हाल ही में अपने गांव लौटे उन बच्चों को बिना किसी दस्तावेज के प्रवेश देने के लिए कहें। केंद्र सरकार के साथ राज्यों में कोरोना से निपटने के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। कोरोना महामारी के संकट काल में अब एक ऐसी खबर जो आपके दिल को छू लेगी। डॉक्टर का काम इलाज करना है और कोविड-19 के मुश्किल वक्त में डॉक्टरों ने उम्मीद से बढ़कर काम किया है। लेकिन तेलंगाना के पेडापल्ली जिले के डॉक्टर श्रीराम ने इंसानियत के लिए मिसाल कायम की है। देखिए रिपोर्ट। कोरोना के संकट के बीच ये तस्वीरें तेलंगाना के पेडापल्ली जिले की हैं, जहां के निगरानी अधिकारी डॉक्टर पेंद्याला श्रीराम खुद ट्रैक्टर चलाकर शव को अंतिम संस्कार के लिए लेकर गए। दरअसल एक कोरोना मरीज की मौत होने के बाद तुरंत एम्बुलेंस उपलब्ध नहीं हो सकी। शव को ट्रैक्टर में ले जाने का इंतजाम किया गया, जिसके बाद डर के कारण ड्राइवर ने गाड़ी चलाने से इनकार कर दिया, तो डॉक्टर श्रीराम खुद ट्रैक्टर चलाकर शव को अंतिम संस्कार के लिए ले गए। समाज को नई राह दिखाने वाले इस काम के बाद उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने ट्वीट के जरिए उनकी तारीफ की है। अपने ट्वीट में उपराष्ट्रपति ने लिखा है कि तेलंगाना के पेड्डापल्ली में जिला निगरानी अधिकारी डॉक्टर पेंद्याला श्रीराम की सराहना करता हूं, जो कोरोना से मृत व्यक्ति के शव को स्वयं ट्रैक्टर चलाकर आदर पूर्वक अंतिम संस्कार के लिए लेकर गए, क्योंकि चालक ने कोरोना के भय से मना कर दिया था। डॉक्टर श्रीराम की संवेदनशीलता शेयर एंड केयर की भारत की सनातन परंपरा का अप्रतिम उदाहरण है। आशा करता हूं कि अन्य नागरिक भी आपसे प्रेरणा लेंगे। हर कोई डॉक्टर श्रीराम के जज्बे को सलाम कर रहा है। उन्होंने फर्ज की ऐसी मिसाल पेश की है जो सबके लिए प्रेरणा बनकर सामने आई है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। राज्यसभा सचिवालय ने पूर्व केंद्रीय मंत्री और राज्यसभा के पूर्व नेता स्वर्गीय अरुण जेटली के नाम पर एक कर्मचारी कल्याण योजना की शुरुआत की है। सभापति एम वेंकैया नायडू के निर्देशों के तहत सचिवालय ने ग्रुप सी कर्मचारियों के लिए ये योजना तैयार की है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। राज्यसभा सचिवालय के समूह ग कर्मचारियों के लिए पूर्व केंद्रीय मंत्री और राज्यसभा के पूर्व नेता स्वर्गीय अरुण जेटली के नाम पर एक योजना की शुरुआत की गई है। खास बात यह है कि स्वर्गीय अरुण जेटली के परिवार को मिलने वाली पेंशन को उनकी पत्नी संगीता जेटली ने दान कर दिया है और उनके निर्णय के आधार पर ही योजना तैयार और अनुमोदित की गई है। संगीता जेटली ने राज्यसभा सभापति एम वेंकैया नायडू को पिछले साल लिखे एक पत्र में आग्रह किया था कि पति के निधन के बाद मिलने वाले पारिवारिक पेंशन के सही हकदार सचिवालय के निचले पायदान के कर्मचारी हैं। सभापति एम वेंकैया नायडू के निर्देशों के तहत सचिवालय ने श्री अरुण जेटली वित्तीय सहायता ग्रुप सी कर्मचारियों के लिए योजना तैयार की है। इस योजना के तहत ग्रुप सी के कर्मचारियों के लाभार्थियों को इंजीनियरिंग, चिकित्सा और MCA, MBA, LLB के क्षेत्र में उच्च तकनीकी व्यावसायिक शिक्षा के लिए 3 छात्रवृत्तियों से सम्मान किया जाएगा। इसके अलावा कर्मचारियों की मृत्यु और आपातकालीन चिकित्सा के मामले में वित्तीय सहायता भी दी जाएगी। संगीता जेटली की वार्षिक पारिवारिक पेंशन पात्रता वर्तमान दरों के अनुसार 3 लाख रुपए से अधिक है। उन्होंने इस राशि को पिछले साल स्वर्गीय अरुण जेटली के निधन के बाद ही सचिवालय को हस्तांतरित कर दिया था। कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। भारत चीन सीमा पर गतिरोध को खत्म करने के लिए आज एक बार फिर दोनों देशों के सैन्य कमांडरों के बीच उच्च स्तरीय वार्ता हुई। ये बैठक पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा के भारतीय हिस्से के चुशूल में आयोजित की गई।
अमेरिका ने दक्षिण चीन सागर में चीन के दावों को खारिज किया है। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो ने कहा कि दुनिया बीजिंग को दक्षिण चीन सागर को अपनी समुद्री साम्राज्य के रूप में मानने की अनुमति नहीं दे सकती है। उन्होंने ये भी कहा कि चीन को अंतर्राष्ट्रीय न्यायाधिकरण के फैसले का पालन करना चाहिए। माइक पोम्पियो ने कहा है कि दक्षिण चीन सागर के अधिकांश क्षेत्रों के खुले समुद्र के संसाधनों पर चीन का दावा पूरी तरह से गैर कानूनी है। उन्होंने कहा कि चीन का अभियान क्षेत्र पर धमकाकर नियंत्रण करने का है। अमेरिकी विदेश मंत्री ने दुनिया से चीन के समुद्री साम्राज्य के विस्तार का विरोध करने का आह्वान भी किया। उन्होंने ये भी कहा कि समुद्री इलाके में अमेरिका अपने मित्र देशों की संप्रभुता की रक्षा के लिए उनके साथ खड़ा है और बीजिंग के इस अवैध दावे के खिलाफ दक्षिण चीन सागर में अपनी नीतियों को और मजबूत कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और अब बात करते हैं राजस्थान की, जहां कांग्रेस के अंदरूनी कलह की वजह से प्रदेश सरकार पर छाए संकट के बादल अभी भी बने हुए हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खिलाफ बगावत करने के चलते सचिन पायलट को उप मुख्यमंत्री पद से हटा दिया गया है। वहीं पायलट समर्थकों ने विधानसभा में बहुमत साबित करने की मांग उठाई है। इन सब के बीच बीजेपी भी स्थिति पर बारीकी से नजर बनाए हुए है। राजस्थान में सचिन पायलट की उप मुख्यमंत्री पद से छुट्टी हो गई है। मंत्रिमंडल से बर्खास्त किए जाने के साथ ही उन्हें कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के पद से भी हटा दिया गया है। सचिन पायलट के अलावा विश्वेंद्र सिंह और रमेश मीणा को भी मंत्रिमंडल से बर्खास्त किया गया है। मंगलवार को जयपुर के होटल फेयरमाउंट में हुई कांग्रेस विधायक दल की बैठक में प्रदेश सरकार के खिलाफ काम कर रहे नेताओं पर कार्रवाई की मांग की गई थी। आखिर में हमने पूरा मौका दिया, कल मीटिंग करी विधायक दल की, वो लोग नहीं आए। आज फिर मीटिंग उन्हीं के लिए रखेंगे। एक प्रकार से एक मौका और देंगे, हो सकता वो ईश्वर उनको सद्बुद्धि दे आ जाएंगे, तभी वो नहीं आए। कांग्रेस ने सचिन पायलट की जगह राजस्थान के शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा को प्रदेश अध्यक्ष की कमान सौंपी है। उप मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाए जाने के बाद सचिन पायलट ने प्रतिक्रिया देते हुए एक ट्वीट भी किया है। उन्होंने लिखा है कि सत्य को परेशान किया जा सकता है, पराजित नहीं। राजस्थान में अपनी ही सरकार के खिलाफ बगावत का झंडा बुलंद करने वाले सचिन पायलट टोंक विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं। इधर बीजेपी भी प्रदेश के पूरे राजनीतिक घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए है। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की प्रदेश कार्यालय में अहम बैठक भी हुई। पहली बात तो ये सरकार जाए, ये हमारी कोशिश रहेगी। दूसरी, आगे क्या होगा वो जो राजस्थान की जनता के और लोगों के हक में जो चीज होगी उसको हम प्राथमिकता देंगे। तमाम घटनाक्रम के बाद प्रदेश में पायलट समर्थकों और विपक्षी दलों की तरफ से गहलोत सरकार के पास बहुमत के आंकड़े को लेकर सवाल तेज हो गए हैं। मुख्यमंत्री से विधानसभा में विश्वास मत साबित करने की मांग भी की जा रही है। सचिन पायलट ने दावा किया है कि कांग्रेस के कई विधायक उनके समर्थन में हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। पश्चिम बंगाल में बीजेपी विधायक देवेंद्र नाथ रॉय की हत्या के मामले में बीजेपी का एक प्रतिनिधिमंडल पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के नेतृत्व में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिला। प्रतिनिधिमंडल में केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो भी शामिल थे। प्रतिनिधिमंडल ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को पश्चिम बंगाल में बीजेपी कार्यकर्ताओं और समर्थकों के साथ हो रही राजनीतिक हिंसा को लेकर एक ज्ञापन भी सौंपा। ज्ञापन में पिछले 3 साल में बीजेपी से जुड़े 105 कार्यकर्ताओं की संदिग्ध मौत की जानकारी भी दी गई। राष्ट्रपति से मिलने के बाद बीजेपी के महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि पश्चिम बंगाल में जंगल राज चल रहा है। उन्होंने विधायक की मौत की सीबीआई जांच कराने की मांग भी की। पश्चिम बंगाल में प्रजातंत्र सुनने पे लगता हो, अभी तक कार्यकर्ताओं की हत्या हो रही थी, सांसदों को रोका जा रहा था, अपने क्षेत्र में जाने नहीं दिया जा रहा था। अब जनप्रतिनिधियों की हत्या भी होने लगी और हत्या के साथ साथ उसको आत्महत्या दिखाकर पूरा सिनेरियो बदला जा रहा है। मैं समझता हूँ देश के अंदर पश्चिम बंगाल एक ऐसा अराजक राज्य हो गया है वहाँ की सरकार को सत्ता में बने रहने का अधिकार नहीं। इस संबंध में आज हमने महामहिम राष्ट्रपति जी से बहस की, उससे कहा कि इस पूरे प्रकरण के अंदर जहाँ माननीय विधायक की हत्या हुई इसकी सीबीआई से जांच होना चाहिए और इस सरकार को एक मिनट के लिए भी वहाँ पर बने रहने का अधिकार नहीं है, इसलिए विधानसभा भंग करना चाहिए। इस संबंध में आज हमारा एक प्रतिनिधिमंडल महामहिम राष्ट्रपति जी से
वहीं बीजेपी विधायक की मौत के बाद पार्टी की पश्चिम बंगाल इकाई ने 12 घंटे का बंद भी बुलाया, जिसका काफी असर देखने को मिला। पश्चिम बंगाल के हेमताबाद से बीजेपी विधायक देवेंद्र नाथ का शव सोमवार को उनके घर के पास फंदे से लटका हुआ मिला था, जिसके बाद पार्टी और परिवार ने दावा किया कि उनकी हत्या की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। देश भर में वाहन तेज रफ्तार के साथ साथ सुरक्षित सड़कों पर फर्राटा भरे, इसके लिए सरकार लगातार काम कर रही है। इसी कड़ी में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने हरियाणा को बड़ा तोहफा दिया है। इस मौके पर उन्होंने एमएसएमई क्षेत्र में रोजगार को लेकर भी बात की। नितिन गडकरी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मंगलवार को हरियाणा में 8 राष्ट्रीय राजमार्ग समेत 11 सड़क परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। राज्य में आर्थिक गलियारे से जुड़ी इन परियोजनाओं की लागत 20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा है। नितिन गडकरी ने कहा कि नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे और बाईपास से प्रदेश में आधारभूत ढांचे की तस्वीर बदलेगी। तो वाटर, पावर, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, ये 4 बातें बहुत जरूरी होती है और 4 बातें आएगी तो विकास होगा, औद्योगिक विकास होगा। इंडस्ट्री आएगी तो कैपिटल आएगा, कैपिटल और इंडस्ट्री आएगी तो रोजगार निर्माण होगा और रोजगार निर्माण होगा तो गरीबी दूर होगी। उन्होंने ये भी बताया कि सरकार का मकसद एमएसएमई क्षेत्र में अगले 5 सालों में 5 करोड़ नौकरियों का सृजन करना है। एमएसएमई का कंट्रीब्यूशन 29%, 30% है। हमारे देश का 48% एक्सपोर्ट एमएसएमई से होता है और 11 करोड़ जॉब एमएसएमई में क्रिएट हुए हैं। इस दौरान कार्यक्रम में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला भी मौजूद रहे। इन परियोजनाओं से लोगों को राज्य के भीतर और पंजाब, राजस्थान, दिल्ली और उत्तर प्रदेश जैसे अन्य राज्यों के लिए भी सुगम सड़क संपर्क का लाभ मिलेगा। परियोजनाओं से समय, ईंधन और लागत की बचत होगी और राज्य के पिछड़े क्षेत्रों में भी विकास को बढ़ावा मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। केंद्रीय खेल और युवा मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के खेल मंत्रियों और अधिकारियों के साथ बैठक की। इस वर्चुअल बैठक में 17 राज्यों के खेल मंत्रियों और अधिकारियों ने हिस्सा लिया। बाकी राज्यों के खेल मंत्री और अधिकारी बुधवार को बैठक में हिस्सा लेंगे। सभी राज्यों के खेल मंत्रियों और अधिकारियों को बातचीत करने और सुझाव रखने के लिए पूरा समय मिल सके, इसलिए बैठक को 2 दिनों में बांटा गया है। केंद्रीय खेल और युवा मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के खेल मंत्रियों और अधिकारियों के साथ बैठक की। इस वर्चुअल बैठक में 17 राज्यों के खेल मंत्रियों और अधिकारियों ने हिस्सा लिया। बाकी राज्यों के खेल मंत्री और अधिकारी बुधवार को बैठक में हिस्सा लेंगे। सभी राज्यों के खेल मंत्रियों और अधिकारियों को बातचीत करने और सुझाव रखने के लिए पूरा समय मिल सके, इसलिए बैठक को 2 दिनों में बांटा गया है। मंगलवार की बैठक के दौरान कोविड के दौरान खेल गतिविधियों की समीक्षा की गई। 2 दिवसीय इस बैठक में देश में खेल और युवाओं से संबंधित गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए रोड मैप तैयार किया जा रहा है। बैठक में राज्यों ने कोविड-19 से लड़ने और खेल गतिविधियों को शुरू करने के लिए सुझाव भी दिए। साथ ही राज्यों और संघ शासित प्रदेशों में ब्लॉक और जिला स्तरों पर प्रतियोगिताओं के माध्यम से नवोदित खेल प्रतिभाओं की पहचान करने और उनको प्रोत्साहन देने की बात भी कही गई है। नीति आयोग ने संयुक्त राष्ट्र के समक्ष सतत विकास लक्ष्यों के कार्यान्वयन पर भारत की दूसरी स्वैच्छिक राष्ट्रीय समीक्षा प्रस्तुत की है। रिपोर्ट में एजेंडा 2030 के प्रति भारत की प्रतिबद्धताओं को पूरा करने वाले रोड मैप पर विचार रखा गया। इसमें कहा गया है कि SDG क्षेत्रों को 2030 तक सकल घरेलू उत्पाद के 6.2% अतिरिक्त वार्षिक खर्च की आवश्यकता होगी। स्वैच्छिक राष्ट्रीय समीक्षा का शीर्षक कार्रवाई का 1 दशक, SDG को वैश्विक से स्थानीय स्तर पर ले जाना। इसमें कहा गया है कि 2030 एजेंडा को पूरा करने के लिए अत्याधुनिक रिपोर्टिंग और निगरानी उपकरण तय रूपरेखा के तहत प्रगति को मापने और उनमें आवश्यक सुधार करने में सक्षम होने चाहिए। कोविड-19 महामारी ने वैश्विक आर्थिक विकास की गति पर विराम लगा दिया है। वहीं इस दौरान भारत तेजी से उन क्षेत्रों में नए विकल्प तलाश रहा है जिससे बुनियादी ढांचे और औद्योगिक विकास को गति मिल सके। कोविड-19 के बाद आए वैश्विक बदलाव के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और वित्तीय सेवाओं के साथ साथ अन्य क्षेत्रों में इंटेलिजेंस और प्रौद्योगिकी का भरपूर इस्तेमाल किया जा रहा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि भविष्य में महामारियों से निपटने के लिए
जिलों और ब्लॉक स्तर पर प्रयोगशालाओं और सार्वजनिक स्वास्थ्य इकाइयों को स्थापित करने की आवश्यकता है। The theme of our Vienna presentation and our report From Global to Local is also in line with the Honorable Prime Minister's vision of an Atmanirbhar Bharat. It recognizes the challenges brought about by the pandemic and locates the importance of building back better. इस साल जून के महीने में महंगाई की दर 0 से भी नीचे आ गई। वाणिज्य मंत्रालय की तरफ से जारी आंकड़ों के मुताबिक महंगाई की दर का सूचकांक यानी होलसेल प्राइस इंडेक्स जून के महीने में -1.81% पर रहा। पिछले साल इस दौरान महंगाई की दर 2.02% थी। महंगाई की दर में कमी का कारण ईंधन और बिजली की कीमतों में कमी बताया जा रहा है। हालांकि इस दौरान खाने पीने की कई चीजें महंगी भी हुई हैं। कोविड-19 महामारी के बीच बुधवार को हो रहा भारत और यूरोपीय संघ के बीच पहला शिखर सम्मेलन काफी मायने रखता है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आयोजित इस सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा यूरोपीय काउंसिल के अध्यक्ष चार्ल्स माइकल और यूरोपीय कमीशन के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लीन भी शिरकत करेंगी। ये शिखर सम्मेलन ऐसे वक्त हो रहा है जब कोविड-19 के कारण दुनिया भर में चीन को लेकर अवधारणाएं बदल रही हैं और नए व्यापारिक और रणनीतिक रिश्तों की खोज जोरों पर है। यूरोप की ये सूनी ऐतिहासिक इमारतें बयां करती हैं कि कोविड-19 ने किस तरह यहां फलने फूलने वाले कारोबार की रीढ़ तोड़ दी है। इस बदले माहौल में समीकरण भी बदलेंगे। बुधवार को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूरोपीय संघ के शीर्ष नेताओं की बैठक होगी, तब उम्मीद की जा रही है कि कारोबार, निवेश, वैश्विक स्तर पर रणनीति सहयोग, सुरक्षा और स्वास्थ्य जैसे मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। Well, it's quite clear that EU's suspicions about China are growing. It's looking for now further improving its ties with other Asian partners, particularly with India and Japan. Now, EU has established a new dialogue on China with the US. So I think it also would be useful if we also kind of, improve our conversations on China. बैठक में WTO, G20, UN, IMF, वर्ल्ड बैंक जैसे बहुपक्षीय मंचों की भूमिका पर भी चर्चा होगी। यूरोपीय विकास बैंक के साथ सहयोग बढ़ाने पर भी शिखर सम्मेलन में विचार किया जा सकता है, खासकर तब जबकि बैंक पर चीन का दबदबा बढ़ रहा है। चीन की तरफ केंद्रित होती दुनिया की सप्लाई चेन के कारण कई देशों को परेशानी का सामना करना पड़ा है। बैठक में इसके विकेंद्रीकरण और एकाधिकार को खत्म करने पर भी विचार किया जाएगा। Well, the India-EU summit is taking place under the shadows of COVID-19 and India-China tensions. So these two issues are likely to impact summit outcomes. Now, economics has been the core of this relationship. Now, EU is India's major trade and investment partners, but the FTA negotiations were suspended in 2013. So it means at least from the summit, if we can restart FTA negotiations, that could be a good outcome. यूरोपीय संघ के देशों के साथ भारत के अच्छे कारोबारी रिश्ते हैं जिन्हें और मजबूत किया जा सकता है। 5G, डिजिटल इकोनॉमी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कनेक्टिविटी के क्षेत्र में सहयोग की अपार संभावनाएं हैं। भारत और यूरोपीय संघ के बीच सामान और सेवाएं यानी गुड्स एंड सर्विसेज को मिला के कुल $140 बिलियन का कारोबार होता है और व्यापार संतुलन भारत के पक्ष में है। अगर सहयोग बढ़ा तो फायदा दोनों पक्षों का होगा। भारत और यूरोपीय संघ के बीच होने वाले इस शिखर सम्मेलन में 5 साल के सहयोग की कार्यरूप तैयार की जाएगी। दोनों देश किस तरीके से ग्लोबल सप्लाई चेन में किसी एक देश की मोनोपोली न बने, इसके लिए काम करेंगे और व्यापार के मसले में अपने मतभेद दूर करेंगे। खास करके भारत चाहता है कि जो लो हैंगिंग फ्रूट है, मतलब कि जिस पर दोनों देशों के बीच में सहमति है, उस पर आगे बढ़ा जाए। लेकिन यूरोपियन यूनियन चाहता है कि सभी क्षेत्रों में भारत और यूरोपीय समुदाय के बीच में एक कम्प्रहेंसिव ट्रेड पैक्ट हो। अब देखना यह है कि ये मतभेद किस तरीके से इस शिखर सम्मेलन में हल हो पाते हैं। लेकिन इतना तय है कि भारत और यूरोपीय समुदाय दोनों के बहुत ही अच्छे व्यापारिक और राजनीतिक सहयोगी हैं। राज्यसभा टेलीविज़न के लिए दिल्ली से मैं अखिलेश सुमन।
कानपुर के बिकरू गांव में पुलिस दल पर हुए हमले के मामले में एक और आरोपी शशिकांत को गिरफ्तार किया गया है। यूपी पुलिस का दावा है कि शशिकांत की निशानदेही पर पुलिस ने लूटे गए हथियार भी बरामद कर लिए हैं। यूपी पुलिस के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि इस मामले में 50,000 रुपए का इनामी बदमाश शशिकांत उर्फ सोनू गिरफ्तार किया गया है। उसी की निशानदेही पर पुलिस से छीनी गई AK-47 और इंसास राइफल के साथ कुछ कारतूस भी बरामद किए गए हैं। एडीजी ने बताया कि इस मामले में कुल 21 लोगों को अभियुक्त बनाया गया है। इसी की निशानदेही पर विकास दुबे के घर से AK-47 राइफल जो लूटी गई थी, मैं 17 कारतूस व शशिकांत के घर से इंसास राइफल और उसके 20 अदद कारतूस बरामद किया गया है, जिस संबंध में अब अग्रिम कार्रवाई नियमानुसार की जा रही है। इस मामले में शहीद हुए पुलिसकर्मियों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ गई है, जिसके मुताबिक पुलिसकर्मियों की हत्या के लिए धारदार हथियार और बंदूक का इस्तेमाल किया गया था। सर्कल ऑफिसर देवेंद्र मिश्रा को 4 गोली लगी थी। ये भी पता चलता है कि सभी लोगों को पॉइंट ब्लैंक रेंज से गोली मारी गई थी। इस केस की SIT के साथ न्यायिक जांच भी हो रही है। वहीं 11 फरार अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दी जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के चौथे सर संघचालक प्रोफेसर राजेंद्र सिंह की पुण्यतिथि है। 14 जुलाई 2003 को उनका निधन हो गया था। संघ और सर्वसाधारण जन में उन्हें रज्जू भैया के नाम से पुकारा जाता था। शुरुआती दिनों में रज्जू भैया इलाहाबाद विश्वविद्यालय में भौतिक शास्त्र विभाग के विभागाध्यक्ष रहे। संघ के तृतीय सर संघचालक बाला साहब देवरस के खराब स्वास्थ्य की वजह से मार्च 1994 में रज्जू भैया को संघ के चौथे सर संघचालक के तौर पर जिम्मेवारी मिली। 6 साल के उनके कार्यकाल में संघ कार्य नए आयाम पर पहुंचा और इस दौरान संघ का काम देश के सुदूर क्षेत्रों तक पहुंचा और समाज जीवन में संघ के कार्यकर्ताओं की भूमिका का भी विस्तार हुआ। रज्जू भैया की पुण्यतिथि पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी समेत कई वरिष्ठ नेताओं ने अपनी श्रद्धांजलि दी है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कोविड-19 के फैलाव को रोकने के लिए आप सभी सावधानियों को जरूर बरतें और जब भी बाहर जाएं मास्क का प्रयोग जरूर करें। अपना ख्याल रखें। नमस्कार।